चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ देखेंगे वैट से रिलेटेड। पीआईबी में कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं आई है, इसलिए हम सीधे न्यूज़पेपर की तरफ जाएंगे और उसमें दिया है वैट से रिलेटेड न्यूज़। पेट्रोल गेट्स चीपर एज दिल्ली गवर्नमेंट कट्स वैट। दिल्ली की गवर्नमेंट ने वैट में कटौती की है, इसी के चलते चलते पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें गिरावट देखने को हमको मिली है। तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने वेडनेसडे के दिन रिड्यूस कर दिया है वैल्यू एडेड टैक्स को पेट्रोल पर। पहले था 19.4, नहीं पहले था 30, अब उसको कर दिया है 19.4। एज ए रिजल्ट पेट्रोल विल बी चीपर बाय 8 रुपया प्रति लीटर इन द सिटी। तो वैट के बारे में जान लेते हैं। वैट क्या होता है? वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। यदि आप किसान हैं, गेहूं की फसल उगाते हैं, ठीक है, अगले यदि आप उसको खरीद करके आप उसका क्या बना लें, आटा बना लें, आटा से कुछ और बना लें, ब्रेड बना लें या फिर और अन्य चीज़ें बना लें, तो इस प्रकार से आप उसका क्या काम करते जाते हैं, वैल्यू उसमें ऐड करते जाते हैं। इसी के चलते चलते उसकी कीमत भी बढ़ती है और कीमत बढ़ती है तो फिर उस पर टैक्स लगेगा। तो एक प्रकार से इनडायरेक्ट वैल्यू एडेड टैक्स रहता है, विच वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इन 1 अप्रैल 2005। वैल्यू एडेड टैक्स इज ए कंजप्शन टैक्स levied on a commodity whenever it adds value at any point। आप यदि किसी भी पॉइंट पर अपने उत्पाद में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सप्लाई चेन वाले सिस्टम, कहाँ से? प्रोडक्शन से लेकर के सेल तक। मतलब कि किसान ने गेहूं को उपजाया है, उससे लेकर के आपके थाली में आने तक हर स्टेप में जहाँ जहाँ पर वैल्यू एडिशन हो रहा है वहाँ पर टैक्स लग रहा है। उसी टैक्स को हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। द अमाउंट ऑफ वैट दैट द कंज्यूमर पेज इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं जो आटा खरीदने जा रहा हूँ और उस पर मुझे खुद पेड करना पड़ रहा है कुछ कुछ, तो क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो द अमाउंट ऑफ वेट, तो कितना अमाउंट में वेट का पेड कर रहा हूँ, दैट द कंज्यूमर पेज इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो वो इस बात पर आधारित है कि किसान ने आटे की, वो दुकानदार ने आटे की कीमत क्या रखी है, माइनस एनी प्रीवियसली टैक्सेबल कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्ट यूज्ड इन द प्रोडक्ट। आगे बताया जा रहा है टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट की यदि आप बात करोगे तो वैट ने रिप्लेस कर दिया था सेल्स टैक्स को। वैट को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इंडिया में एक सिंगल इंटीग्रेटेड मार्केट बनाया जा सके। फिर भी इट वाज इंट्रोड्यूस एट स्टेट लेवल। तो सबसे पहले इसको स्टेट लेवल पर आया गया ऑन 2 जून 2014 को। वैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ करके। कुछ कुछ यहाँ पर इसकी कमियां भी बताई जाती हैं, जैसे कि इस वैट के चलते चलते ना कास्केडिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। कास्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, मतलब एक बार यहाँ टैक्स दे दिए हैं, दूसरी बार यहाँ दे दिए हैं, तीसरी बार यहाँ दे दिए हैं। इस प्रकार से उपभोक्ता तक पहुँचते पहुँचते आप बहुत सारे टैक्स पेड कर देते हैं, तो वस्तु की जो कीमत है ना वो महंगी हो जाती है। तो कास्केडिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसको जो है ना कोई क्लेम नहीं कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सर्विस अंडर वैट। सर्विस के क्षेत्र में इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा डिफरेंट वेट रेट्स इन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग राज्य का अलग अलग वेट का रेट है। डिफरेंट वेट लॉस इन एवरी स्टेट, अलग अलग स्टेट के अपने अलग कानून हैं। इनपुट ऑफ CST कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट वेट एंड वाइस वर्सा।
इसके बाद एक न्यूज़ आई है जीएसटी से रिलेटेड। इसमें बताया गया है कि जीएसटी का जो कलेक्शन है नवंबर के महीने में हमको वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये नवंबर वाले महीने को बताता है। ठीक है, और येलो वाला जो कलर है 2021 का है, और ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं पिछले साल का 2020 का डाटा दिखाया जा रहा है। पिछले ही साल तुलना करोगे आप तो जीएसटी का कलेक्शन थोड़ा कम था, इस बार थोड़ा बढ़ के हुआ है। तो पिछली बार भी 1 लाख करोड़ को ये क्या काम करके गया था, क्रॉस कर गया था। इस बार भी क्रॉस करा है नवंबर के महीने में। इसी को लेकर के ये बात बताई गई है। जीएसटी कलेक्शन फॉर नवंबर 2021 में वृद्धि देखने को मिली है यदि आप कंपेयर करोगे 2021 नवंबर 2021 से। ठीक है, करस्पॉन्डिंग मंथ लास्ट ईयर से यदि हम तुलना करते हैं तो आज फिर से हम जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है? मान के चलिए आप एक जीन्स लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कपास का उत्पादन होगा, फिर कपास से कपड़ा तैयार किया जाएगा, फिर जब कपड़ा तैयार हो जाएगा तो ये कपड़े से आपका जीन्स बनेगा, जीन्स फिर जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर फिर बेचेगा रिटेलर को। तो जब होलसेलर बेचता है ना, उसी टाइम उसमें वो जीएसटी को जोड़ देता है कपड़े में। मान के चलो आपने रिटेलर ने वहाँ पर 50 रुपये जीएसटी पेड कर दिया उसकी खरीदारी पर। अब यही जो जीएसटी है ना रिटेलर आपसे वसूलेगा। इस प्रकार से देखा जाए लग तो रहा है उस व्यापारी के ऊपर में, लेकिन पेड कौन कर रहा है? हम पेड कर रहे हैं। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, क्योंकि इनडायरेक्टली रूप से इसको हम लोग ही पेड करते हैं, हमारी जेब से ही पैसा जाता है। अब जीएसटी के आने से वस्तुएं ना बहुत महंगी हो गई हैं। इसी के चलते चलते लोग उतनी खरीदारी अब नहीं कर पा रहे हैं। वस्तु और सेवा कर जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 से। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। इसमें कुछ कुछ बातें हम जान लेते हैं। जीएसटी आखिर लाने का कारण क्या था? तो व्यापार के जो नियम कानून है, जो व्यापार करने में टैक्स सिस्टम चल रहा है, उसको सरकार सरल बनाना चाहती, लेकिन इसके जो टैक्स के जो स्लैब रखी है ना, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्लैब रखा गया है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और कईयों बार सरकार को चेंजेस करना पड़ गया है। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे जीएसटी से, जिसको हम वस्तु और सेवा कर, ये एक क्या है ना, व्यापक बहुस्तरीय मल्टी लेवल गंतव्य आधारित है। अलग अलग जो वर्ड यूज़ किया गया है उसका वर्ड परिभाषा में लिखा है और उस परिभाषा को फिर बाद में विस्तार भी किया गया है कि ये वर्ड आखिर यूज़ क्यों किया गया है, और प्रत्येक मूल्य में इसको जोड़ा जाता है। वैल्यू एडिशन होगी तो जीएसटी लगेगी। अब हम समझ रहे हैं मल्टी लेवल का आखिर अर्थ क्या है, क्योंकि जब कोई भी वस्तु बनती है तो उसका निर्माण अलग अलग में होता है। ठीक है, पहला चरण होता है कच्चे माल को खरीदना, दूसरा चरण होता है फिर उसका उत्पादन करो या फिर निर्माण करो, फिर सामग्रियों के भंडारण या वेयर हाउस में डालने की व्यवस्था होती है, इसके बाद रिटेलर या फिर फुटकर के पास वो सामान पहुंचता है। आप कपड़े का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें कपास का उत्पादन होगा, फिर कपास से धागा बनाया जाएगा, धागे से कपड़ा बनाया जाएगा, कपड़े से फिर उसकी सिलाई होगी, शर्ट या जीन्स बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसको होलसेलर के पास भेजा जाएगा और होलसेलर फिर फुटकर के पास भेजता है। तो ये अलग अलग लेवल में उसका निर्माण हो रहा है और सबसे रिटेलर के माध्यम से सबसे लास्ट में हमारे पास ये पहुंच जाता है। इसी को यहाँ पिक्चर के माध्यम से बताया गया है। और ये बहुस्तरीय टैक्स, इसीलिए इसको हमने बोले। अब वैल्यू एडिशन के बारे में यदि हम बात करें तो देखो, कोई व्यक्ति है जो शर्ट बनाना चाहता है,
अब इसके लिए वो धागा खरीदेगा, तो धागा जब खरीदने जाएगा तो उसको धागा खरीदते टाइम भी जीएसटी पेड करना पड़ेगा, ठीक है। और जब वो पेड कर देगा, कपड़े बना लेगा, तो उसमें वो अपना जीएसटी को जोड़ देगा। जीएसटी को जोड़ देगा तो फिर आप अब अपनी जेब से वो जीएसटी को भरो, ग्राहक अपनी जेब से उसको भरता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है वैल्यू एडिशन किस प्रकार से होता है। कपास है, कपास से धागा बनाया गया, वैल्यू एडिशन हो गया। धागे से कपड़े बनाया गया, उसका भी वैल्यू एडिशन हो गया। तो वैल्यू एडिशन इस प्रकार से होते जाता है, और वैल्यू एडिशन होता है तो वहाँ पर टैक्स लगता है। एक वर्ड इसमें आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट भुगतान। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब कि यदि मैं एक दुकानदार हूँ और मैंने टैक्स को पेड कर दिया है, पटा दिया है, ठीक है, मेरी एक छोटी सी कपड़े की दुकान है, मैं रिटेलर हूँ, तो टैक्स जब मैं पेड कर दिया हूँ तो उसको यदि मुझे फिर से दावा करना है तो उसका एक तरीका होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें व्यक्ति ने टैक्स चुकाया है, वो व्यक्ति अपने करों को टैक्स जमा करते टाइम जो पैसा उसने पेड करा है टैक्स के रूप में, उसका वो क्रेडिट का दावा कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब थोक व्यापारी किसी उत्पादक से कपड़ा खरीदा है तो अपनी लागत कीमत पर 10% टैक्स दिया, ठीक है, जितनी भी उसकी लागत आ रही है उसका उसने 10% टैक्स दे दिया। अब क्योंकि उसके पास एक देय राशि है, फिर उन्होंने 100 रुपया की लागत मूल्य में 40 रुपया का मूल्य जोड़ दिया, इससे उनकी आइटम की कीमत 140 रुपये हो गई। अब उसे इस कीमत का 10% सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने पहले ही निर्माता को एक टैक्स दे दिया है, इसलिए इस बार वो क्या करेगा, सरकार को टैक्स के रूप में 140 का 10% मतलब 14 रुपया का भुगतान करने की बजाय वो पहले से भुगतान की गई राशि को घटा देगा। इसीलिए उसकी 14 रुपये की नई जो देने वाली राशि से वो 10 रुपये कटौती करेगा और सरकार को केवल 4 रुपया का भुगतान करेगा। तो 10 रुपये उसका इनपुट क्रेडिट हो जाएगा। जब वो सरकार को 4 रुपये का भुगतान करेगा तो वो रिटेलर को 14 रुपये का देय राशि ट्रांसफ़र करता है। अगले चरण में रिटेलर ने अपने लागत मूल्य में 30 रुपया का मूल्य जोड़ दिया और सरकार को इस पर 10% टैक्स का भुगतान कर दिया। अब वो वस्तु हो गई 170 रुपये की। अब अगर उसको 10% टैक्स देना पड़ रहा है तो वो क्या काम करेगा, ग्राहक को टैक्स का भार दे देगा। लेकिन रिटेलर के पास इनपुट क्रेडिट है क्योंकि उसने थोक व्यापारी को टैक्स के रूप में 14 रुपया दिया था, इसलिए क्या काम करेगा, वो अपनी टैक्स देय राशि को 170% मतलब 170 रुपया बराबर 17 रुपये से 14 रुपये तक कम कर देगा और उसे सरकार को केवल 3 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए अब वो ग्राहक को ये शर्ट 187 रुपये में बेचेगा, 140 + 30 + 17। न्यूज़ की तरफ चलें तो बताया जा रहा है जीएसटी कलेक्शन सर्ज इन नवंबर में जीएसटी कलेक्शन की बढ़ोतरी देखने को हमको मिली है 1.31 लाख करोड़। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट मॉप अप सिंस द रोल आउट ऑफ द सिस्टम। तो जब से ये आया है तब से लेकर के देखा जाए तो जिस सेकेंड हाईएस्ट कमाई हुई है जीएसटी के रूप में सरकार की, ऐसा कहा जा रहा। ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसका कलेक्शन रहा है 1,31,526 करोड़ नवंबर के महीने में, जो कि सेकेंड हाईएस्ट है सिंस इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन जुलाई 2017 और द सेकेंड मंथ इन ए रो दैट कलेक्शन हैव क्रॉस्ड 1.3 लाख करोड़। तो 1 लाख को क्रॉस किया है कलेक्शन ने, ये सेकेंड महीना है इसका। द रिवेन्यूज फॉर नवंबर वर 25% हायर रहा दैट इन द करस्पॉन्डिंग मंथ लास्ट ईयर। पिछले साल से इसी महीने की तुलना करेंगे तो 25% हाई रहा है।
एंड 27% ओवर द प्री पैंडमिक लेवल ऑफ 2019-20। प्री पैंडमिक लेवल से देखोगे तो 27% की वृद्धि। देखो इकोनॉमिस्ट लोग क्या कहते हैं नवंबर के कलेक्शन में, रिफ्लेक्टिंग ट्रांजैक्शन अंडरटेकन इन अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में जो ट्रांजैक्शन हुए थे, लेन देन हुआ था, उसी का रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। वर अंडरवेलमिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिकॉर्ड जनरेशन ऑफ ई वे बिल इन अक्टूबर। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड। सीपीसीबी एक प्रकार से स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सितंबर 1974 में अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इट वाज entrusted with the powers and functions under एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इसमें एक वर्ड आया है इंटरेस्टेड, ठीक है। इंटरेस्टेड का मतलब होता है सौंपना या फिर न्यासित किया जाना, सुपुर्द करना। तो इसको पावर कहाँ से मिलती है? इसको मिलती है 1981 का एक एक्ट बना था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981। इट सर्वेस एज ए फील्ड फॉर्मेशन एंड also provide technical service to Ministry of Environment and Forest of the Provision of Environment Protection Act 1986 के तहत। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को ये एक तो सर्विस प्रोवाइड करता है फील्ड फॉर्मेशन के रूप में, ठीक है। इसके अलावा ये टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, किसके अंतर्गत में? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। प्रिंसिपल फंक्शन की यदि हम बात करें सीपीसीबी की, एज स्पेल्ड आउट इन द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल 1981, ये इसके काम बताए गए हैं। जैसे कि साफ सफाई को प्रमोट करना ऑफ स्ट्रीम एंड वेल्स, जो हमारी स्ट्रीम्स है, जो हमारे कुएं हैं, इन डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टेट बाय प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसके बाद इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर एंड टू प्रिवेंट कंट्रोल और अबेट एयर पोल्यूशन इन द कंट्री, मतलब एयर पोल्यूशन की रोकथाम करना। अबेट वर्ड आया है। आगे न्यूज़ में बताया जाता है कि एडीआर में धान के जो खेत हैं वहाँ पर हैवी मेटल्स फसल को दूषित कर रहे हैं, फसल में पाए गए हैं, ऐसा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सबमिट किया है रिपोर्ट, किसको? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स को। सैंपल वर टेकन बाय रिसर्च टीम फ्रॉम 115 सॉइल बोरहोल्स, 11 मॉनिटरिंग वेल्स, 9 सेडिमेंट बोरहोल्स और 15 ओपन वेल से ये सैंपल कलेक्ट किए गए थे। बताया जा रहा है कि हैवी मेटल दैट इंक्लूड जिंक, आयरन, कैडमियम एंड क्रोमियम इन सॉइल एक्सीडेड द स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में ये हैवी मेटल देखने को मिले हैं, मेनली विथ इन द साउदर्न पोर्शन ऑफ द इडायथुचल एंड चक्राचल पैडी फील्ड एरिया बताया गया है जगह का नाम। स्टोरेजेस फैसिलिटीज फॉर जेरोसाइड, ए वेस्ट मटेरियल located within the northern portion of the industry remain the primary source of contamination। तो जो वेस्ट मटेरियल रहता है, चाहे वो किसान लोग हों, चाहे कोई इंडस्ट्री का रहा हो, तो उसको एक जगह में फेंक दिया जाता है। तो यही इसका मेन एक रीजन बताया जा रहा है। सेकेंडरी पोटेंशियल सोर्स वो है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड ड्यू टू लीचिंग फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेस, कंटेमिनेटेड सॉइल एंड सेडिमेंट इन फ्लडेड मार्शी जोन। और जो हम बात कर रहे हैं ना एडीआर की, वो इंडस्ट्रियल रीजन आता है उसके अंतर्गत, ठीक है।
इसी में ये सारी चीज़ आ जाती है। एक ये वाली जगह इडाय तुच्चल, चक्राचल, इडियार इंडस्ट्रियल रीजन के अंतर्गत यहाँ पर जो खेत बने हुए उनकी बात करी जा रही। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ एक बात बताई गई है हैवी मेटल, जिसमें इंक्लूड है जिंक, आयरन, कैडमियम, क्रोमियम इन सॉइल वर एक्सीडिंग द स्क्रीनिंग क्राइटेरिया मेनली विद इन द साउदर्न पोर्शन ऑफ द इडायतुच्चल एंड चक्राचल पैडी फील्ड. No soil impact is identified within the residential area adjacent to the dairy field. ये थोड़ा सही बात, ठीक बात है थोड़ी, कि सॉइल इम्पैक्ट हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिला है. Heavy metals were identified in groundwater exceeding the screening criteria and localized with the boundaries of the paddy field. एक तो जेरोसाइट जो है ज़मीन पर पड़ा रहता है, उसके पड़े रहने से इस प्रकार के जो चीज़ें हैं हैवी मेटल हैं वो मिट्टी में मिल रही हैं. सेकंड रीजन बताया जा रहा है कि जो प्राइमरी रीजन है उसका जो लीचिंग होता है उसके चलते चलते ग्राउंड वाटर का जो पानी है उसमें भी ये सारे हैवी मेटल की जो मात्रा है वो बढ़ते ही जा रही है. इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि अनऑथोराइज्ड डिस्चार्ज ऑफ इफ्लुएंट्स. ठीक है, अनाधिकृत डिस्चार्ज करना किसका, अपशिष्ट पदार्थों का, थ्रो ए ड्रेन ऑन द साउदर्न एक्सट्रीम साइड ऑफ द इडायतुच्चल पेडी फील्ड. अब यदि गंदा पानी को इधर पर प्रवाहित किया जाएगा अपशिष्ट पदार्थों को, तो उससे भी जो है हैवी मेटल यहाँ पर मिल जाते हैं. Discharge of effluents was also reported with the Chakrachal paddy field. Surface discharge was observed on the southern portion of Idayatuchal originating from industrial area. The exact origin of the effluent discharge was not traced, ऐसा इसमें कहा गया है. The company authorities had earlier requested the tribunal to fix the liability only on the basis of proper evidence as they were not the only industry in the area. इनका कहना है कि केवल हम ही अकेला ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रॉपर आपके पास एविडेंस होना चाहिए. इसके बाद एक न्यूज़ आई है लोकसभा से, बिल टू रेगुलेट IVF क्लिनिक्स पास्ड इन लोकसभा. बताया जा रहा है कि लोकसभा ने वेडनेसडे के दिन पास कर दिया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 को, दैट प्रपोज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल रजिस्ट्री एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर ऑल क्लिनिक्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल सर्विंग इन द फील्ड. इसका मतलब ये हो गया, इसका उद्देश्य है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट करना है किसका, नेशनल रजिस्ट्री का और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का. किसके लिए, क्लिनिक्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल के लिए जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं. हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया while moving the bill for passage said several suggestions of the standing committee have been considered by the government to improve the legislation. कई सारी कमेटियों के द्वारा इसका समर्थन मिला है. The bill seek to regulate and supervise assisted reproductive technology ART clinics और ART bank, prevent misuse, adopt safe and ethical practice, so on. बहुत सारे इसके उद्देश्य बताए गए हैं ताकि ART का मिसयूज ना हो सके. Many such ART clinics have been running without regulation. ART कई सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जो कि बिना रेगुलेशन के चल रहे हैं. तो इसी के चलते चलते हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम इसका रेगुलेशन करें इस प्रकार के क्लिनिक्स का, एज देयर इम्प्लीकेशन ऑन हेल्थ दोज हु अंडरटेक द प्रोसीजर. तो इसमें कांग्रेस की तरफ से कुछ कंसर्न उठाए गए. ठीक है, लॉ इज़ विक्टोरियन
क्योंकि इट डज नॉट इंक्लूड लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर पीपल और सिंगल मैन फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट। आप इसमें सभी वर्ग को शामिल नहीं कर रहे हैं, ये इसमें कमी है। He also urged the government to consider supporting poor childless parent to take ART की हेल्प। जो गरीब बच्चों के माता पिता हैं वो कैसे करके इसकी हेल्प ले सकते हैं, इसका भी इसमें कोई इंक्लूडिंग नहीं किया गया है, तो उसकी ज़रूरत है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं UAPA केस से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं UAPA के ऊपर, मतलब लोगों के ऊपर UAPA एक्ट लगाया गया है और उनकी आवाज़ को दबाया गया, सीधी सी बात ये है। 1321 हेल्ड अंडर द एक्ट इन 2020 नेशनल वाइड। एक साल में 1321 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और मणिपुर ने अकाउंट किया है 70% ऑफ टोटल अरेस्टेड इन 2020। 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी देखने को मिलती है UAPA एक्ट के तहत। जम्मू एंड कश्मीर 346, यूपी 361, मणिपुर में 225, महाराष्ट्र में 7, केरला में 24, तमिलनाडु में 92। बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश ने रिपोर्ट किया हाईएस्ट नंबर ऑफ द अरेस्ट्स अंडर द स्ट्रिंग्स अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967। इसके बाद आता है जम्मू और कश्मीर और फिर आता है मणिपुर, अकॉर्डिंग टू द डाटा टेबल्ड बाय द गवर्नमेंट इन राज्यसभा ऑन वेडनेसडे। ये जवाब है सरकार की तरफ से राज्यसभा में। उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड किया 361 गिरफ्तारियां, जम्मू और कश्मीर में 346 और मणिपुर में 225 इन 2020। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय ने कहा इन ए रिटन रिप्लाई दैट एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज रिपोर्ट द नंबर ऑफ पर्सन्स अरेस्टेड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट इन द ईयर्स 2019 और 2020 आर 1948 और 1321। मतलब कि देखा जाए तो 2019 में बताया जा रहा है 1948 से 2020 में 1321 रहे हैं। फिर दूसरे रिप्लाई में राय ने क्या कहा कि 2016 से यदि आप देखोगे 7243 गिरफ्तारियां हुई हैं इस कानून के अंतर्गत, जिसमें से मात्र 212 अपराधी हुए और 286 एक्विटेड हुए। ठीक है, एक्विटेड वर्ड आया है जिसका मतलब हम देख लेते हैं। ठीक है, व्यवहार किसी के निर्दोष होने की विधिवत घोषणा करना। एक बात और है, सरकार ना बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार जवाब देती है। जैसे कि जब माइग्रेंट वर्कर की बात चल रही थी उस टाइम में, तो सरकार ने कहा था कि हमारे पास माइग्रेंट लेबर की कोई जानकारी ही नहीं है कि कितने माइग्रेंट लेबर हैं, ताकि हम उनको जो है कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकें या फिर कोई भी किसी प्रकार की आर्थिक सहायता पहुंचा सकें। कल के जवाब में भी केंद्र सरकार ने यही जवाब दी कि हमें नहीं पता कि कितने किसान की डेथ हुई है। ठीक है, तो जब भी सहायता देने की बात आती है ना, तो सरकार अपने हाथ खड़े कर लेती है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जितने भी किसान लोगों की डेथ हुई है ना, 5 करोड़ उनके परिवार को आप दीजिए, एक एक परिवार को। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं G20 से रिलेटेड। इसमें बताया गया है कि भारत बुधवार के दिन G20 ट्रोइका में शामिल हो गया। इस कदम के साथ भारत ने अगले साल G20 का अध्यक्ष पद संभालने की प्रक्रिया चालू कर दी है। अध्यक्षता कौन करेगा? इंडिया करेगा। ट्रोइका G20 के भीतर शीर्ष समूहों को बताता है, जिसमें वर्तमान, पिछली और आने वाली अध्यक्षताएं शामिल हैं। वर्तमान में इंडोनेशिया, पिछली वाली कौन किया? इटली, और आने वाली कौन करेगा? भारत करेगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजित करने वाला है। इटली ने 30 से 31 अक्टूबर के दौरान G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी थी
उसका आयोजन करा गया था, उसका अध्यक्षता करा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और भारत ने तालिबान द्वारा जो अधिग्रहण किया गया था अफगानिस्तान के भविष्य से संबंधित मुद्दे को उठाया था। इंडोनेशिया ने बुधवार को G20 की अध्यक्षता संभाल ली है और आने वाली महीना में इंडोनेशिया 30 से 31 अक्टूबर 2022 के लिए निर्धारित G20 लीडर्स समिट आयोजन करने से पहले G20 के सदस्यों के बीच अलग अलग लेवल की चर्चा होगी। अगले साल का शिखर सम्मेलन रिकवर टुगेदर इसका समग्र विषय रहेगा। यहाँ पर अमेरिका और अफ़गान के रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, अफ़गानिस्तान के क्या हैं कैसे उसके बारे में बात बताई गई है। तालिबान का कहना है कि अमेरिका जो फ्रोज़न फंड है उसको रिलीज़ करे, इसके अलावा उसको जो ब्लैक लिस्ट किया गया है, ठीक है, उस ब्लैक लिस्ट को वो एंड करे और जो सैंक्शन है उनको भी ख़त्म करे अमेरिका, ऐसा तालिबान का कहना है। तो वाशिंगटन ने सीज कर लिया है $9.5 बिलियन की संपत्ति को, जो कि बिलोंग करती है अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक से। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक है इन्होंने भी सस्पेंड कर दिया है एक्टिविटीज़ इन अफगानिस्तान में, विथ होल्डिंग एड एज वेल एज $340 मिलियन इन रिजर्व्स। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है फॉरेन वाले पेज में। बेल्ट एंड रोड चीन की विदेश नीति का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। इसके अंतर्गत चीन ने नई सड़क बनाई, बंदरगाहें, रेलवे और पुलों में पैसा फंसाया और अपने व्यापारिक संबंधों को भी बढ़िया बनाया है। ये चीन की रणनीति एशिया, इंडो पैसिफिक, अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोपीय संघ के पड़ोस तक पहुँच गई है। चीन की इस नीति को कर्जे का फंदा और ऋण के जाल में फंसाना जैसी संज्ञाएं दी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि चीन क्या काम करता है, देशों को ऋण देता है, लोन देता है। जब देश उस लोन को पटा नहीं पाता है तो उसकी वो एसेट को जब्त कर लेता है, कुछ कुछ चीज़ को। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो है यूरोपीय संघ से रिलेटेड। तो जिस प्रकार से चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ला रहा है तो ठीक उसी को काउंटर करने के लिए यूरोपीय संघ भी चाह रहा है कि हम 300 बिलियन, ठीक है, कि यूरो के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना तैयार करें। 2027 तक सार्वजनिक और निजी निवेश हमें जुटाना है, ऐसा यूरोपीय संघ का कहना है। यूरोपीय आयोग ने बुधवार को दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे के निवेश में 300 बिलियन यूरो और $340 बिलियन जुटाने की योजना की घोषणा करी है, जिसे चीन की बेल्ट और रोड रणनीति की प्रतिक्रिया के रूप में देख रहे हैं। ग्लोबल गेटवे नाम रखा गया है। इसका जो टारगेट है 2021 और 2027 के बीच 300 बिलियन यूरो तक की राशि हमें इकट्ठा करना है। यूरोपीय संघ सदस्य जितने भी स्टेट हैं, यूरोपीय वित्तीय संस्थान हैं और राष्ट्रीय विकास वित्त संस्थान, सबका पैसा यहाँ पर इकट्ठा करा जाएगा। ग्लोबल गेटवे इस स्कीम का नाम रहेगा। चीन एक प्रकार से चीन से कंपटीशन लेना, लोहा लेना, लंबे समय से चली आ रही इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति है, इसका तो उल्लेख नहीं किया गया है।